सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी की। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो बात करी, हम लोगों ने डिसीजेस के बारे में बात करी है, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हेल्थ क्या होती है, कितने टाइप के डिसीजेस होते हैं, उनके बारे में बात की थी। और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी आज हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Every day we are exposed to large number of infectious agent. However, only a few of these exposure results in disease. ठीक है। देखो, सबको पता है कि डेली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा ही इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। बट होता क्या है ना, हम लोग को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स की वजह से ही इन्फेक्शन कॉज होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज बाहर गए, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हम लोगों ने उनसे एनकाउंटर किया। हमें नहीं पता कि हमने एनकाउंटर किया या नहीं किया, बट असल में वी आर इंटरैक्टिंग विद आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब हमारा इंटरैक्शन हो रहा है डेली, तो सिर्फ कुछ एक्सपोजर्स की वजह से हमें डिसीज क्यों कॉज हो रहा है, ठीक है। बाकियों की वजह से क्यों नहीं हो रहा, या सिर्फ जिनकी वजह से हो रहा है उन्हीं की वजह से क्यों हो रहा है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट या फॉरेन एजेंट, देखो हमारी बॉडी के लिए तो ये फॉरेन एजेंट्स ही है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है ना, खुद को इनसे प्रोटेक्ट करने में ना सक्षम होती है, ठीक है। आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम दीज फॉरेन एजेंट्स, ठीक है। क्या कर सकती है, वो फाइट करने की कोशिश करती है उन फॉरेन एजेंट से। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स conferred by the immune system is known as immunity। यानी कि ये एबिलिटी जो होती है हमारी बॉडी की, है ना, किस चीज की एबिलिटी, टू compete विद ऑल द डिजीज कॉजिंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, है ना, जिनकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, उनसे फाइट करने की वो जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अभी इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी आपकी 2 टाइप की होगी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। So what is innate immunity? Innate immunity is a non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agents to our body. And इसमें 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, उस इम्यूनिटी को हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है। और ये बेसिकली जो प्रेजेंट होती है, ये किस तरीके से वर्क करती है, इट वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। यानी कि ये क्या करती है, हमारी जो फॉरेन एजेंट्स हैं, है ना, जो जितने भी फॉरेन एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो पाए, उस चीज के लिए डिफरेंट टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड कर रही होती है। और बैरियर्स भी मेजरली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं, 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, second one is physiological barrier, third one is cellular barrier and the fourth one is cytokine barrier। अब फिजिकल में क्या आएगा, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारी स्किन है वो क्या करती है, बेसिकली वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Mucus coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering in our body, ठीक है। यानी कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, इनके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर म्यूकस की एक कोटिंग होती है। तो वो भी क्या करती है ना, माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए उससे पहले ही वो उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ,
टीयर्स फ्रॉम आईज, ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। स्टमक में एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से वहां पे कोई माइक्रोब नहीं ग्रो कर पाता। माउथ में सलाइवा, अच्छा, माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाता मींस हार्मफुल माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाता। जिन माइक्रोब्स की जरूरत है, ये जो क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स को डाइजेशन का काम कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली रिलीज होंगे वहां पे, ठीक है। और टीयर्स फ्रॉम आईज, ये भी क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, हार्मफुल माइक्रोबियल ग्रोथ को ही प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्यूलर बैरियर। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। Certain type of leukocytes of our body like polymorphonuclear leukocytes, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। Polymorphonuclear leukocytes, PMNL neutrophils, and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। यानी कि बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, या फिर जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, या फिर जो हमारे मैक्रोफेजेस टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को बेसिकली डाइजेशन का काम कर लेते हैं उनके, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल के सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये कौन से टाइप के बैरियर्स में आते हैं, तो वो आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन, जो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वाइटल इन्फेक्शन। यानी कि मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, तो क्या होता है, जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, वो इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, जो हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि हम तो ठीक है, हमें इन्फेक्शन हो गया है, बट बाकी के जो हेल्दी सेल्स हैं वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, तो ये बेसिकली इसलिए क्या करते हैं, वहां पर इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि ये आपके अंदर जो है ना, बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, ये आपकी क्या है ना, अभी इट इज करेक्टराइज बाय मेमोरी। इनेट इम्यूनिटी में क्या था, ऑलरेडी कुछ बैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हमेशा ही कर रहे हैं। बट ये क्या है ना, मान लीजिए कोई आपने लेट से कोई पैथोजन के साथ में एनकाउंटर हुआ, तो वो वहां पे बेसिकली क्या करेगी, वहां पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, बेसिकली वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्स। अब उसके बाद में क्या है ना, जब दोबारा से अगर सेम पैथोजन से हमारा एनकाउंटर होता है, तो उस केस के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है, और उसको हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। When our body encounters a pathogen for the first time, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी ने पैथोजन को एनकाउंटर किया, तो वहां पर कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, हमारा वहां पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है। अभी अगर दोबारा से, यानी बार बार हमारा सेम पैथोजन से एनकाउंटर हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स वहां पर प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमेशा जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसकी मेमोरी उसके पास में स्टोर रहती है, ठीक है। ओके, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज है, ये किसकी हेल्प से कैरी आउट हो रहे हैं, ये कैरी आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन इज टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अभी जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स in response to in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are known as antibodies, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर देता है, जो बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन टू फाइट विद देम, ठीक है। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, तो इसलिए क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जैसे ये बी लिम्फोसाइट्स से जो प्रोटीन्स है वो रिलीज हुए,
तो ये बेसिकली क्या करेंगे, हमें वो पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them। ठीक है, यानी कि जो T cells होते हैं वो खुद कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, बट ये B cells को हेल्प कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में, यानी ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कई बारी हेल्पर T cells भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। ठीक है, अभी क्या बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी की, तो यानी कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, 2 चेन्स जो होती है वो छोटी होती है साइज में, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, एंड 2 चेन्स बड़ी होती है, या बोल सकते हैं कि साइज में लंबी भी होती है, ठीक है, लेंथ में भी बड़ी होती है, उनको हम लोग हैवी चेन बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2 एंड L2। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग ये डायग्राम देखें तो बेसिकली ये लाइट चेन होगी, ये भी लाइट चेन होगी, ये 2 स्मॉलर चेन्स है, ये क्या है बेसिकली, ये और ये क्या होगी, ये हैवी चेन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, तो इसका जो है हम लोग एंटीबॉडीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। कौन कौन से टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है, तो ये 4 टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, यहाँ पर बेसिकली दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इन दोनों चेन्स के बीच में क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, because these antibodies are found in blood, the response is also known as humoral immune response। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि humoral immune response इसको क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंटीबॉडी सिक्रीट होती है वो हमारी ब्लड के अंदर सिक्रीट होती है। ठीक है, this is one of the 2 types of our acquired immune response, antibody mediated। The second type is known as cell mediated immune response or cell mediated immunity। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आपकी और क्या है, बेसिकली जो acquired immune response होता है वो क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। ठीक है, आपकी जो है ना 2 टाइप के acquired immune response होते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जो एंटीबॉडीज के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और जो सेकेंड टाइप का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, जो सेल के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, द टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यून। ठीक है, यानी कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो टी लिम्फोसाइट्स उसको मीडिएट करते हैं। ठीक है, very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। देखो कई बारी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है ना, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन क्या है बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, एंड इफ दैट ऑर्गन इज अ मेजर पार्ट, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है बेसिकली वो जो ह्यूमन बींग है वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से जी सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी ऑर्गन उठाएंगे और दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। वी नीड टू हैव अ सुटेबल डोनर। ठीक है, यानी कि जिसका ऑर्गन उस पर्टिकुलर पेशेंट के ऑर्गन के साथ में मैच करेगा, है ना, उसी इंसान का, उसी डोनर का ऑर्गन हम लोग उस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, why is it that the organs cannot be taken from just anybody? What is it that doctors check? ठीक है, graft from just any source, an animal, other primate or any human beings cannot be made since the graft be rejected sooner or later। Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना पड़ता है, वो जो पेशेंट होता है उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है, बिकॉज द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो
क्या होता है ना, डॉक्टर्स बेसिकली क्या चेक कर रहे होते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि ये जो ऑर्गन है बेसिकली क्या ये कंपैटिबल रहेगा उस पेशेंट के अंदर। तो वो कैसे चेक होता है, या तो टिश्यू मैचिंग के थ्रू चेक होता है या फिर ब्लड ग्रुप मैचिंग के थ्रू चेक होता है। क्योंकि होता क्या है, लेट्स से कि हम लोगों ने किसी ऐसे पर्सन का ऑर्गन उस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जिसका ऑर्गन उस पेशेंट के ऑर्गन से मैच नहीं हो रहा था, या जिसका जो ऑर्गन है उसका टिश्यू पेशेंट के ऑर्गन के टिश्यू से मैच नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, वो बॉडी के लिए क्या हुआ, एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। और जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी तो उस केस के अंदर क्या होगा कि बेसिकली वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो ऑर्गन तो उस केस में भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम लोग पहले टिश्यू मैचिंग या ब्लड ग्रुप मैचिंग कर ले, ठीक है, ताकि क्या हो, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। बट उसके बाद भी हम लोगों को या फिर उस पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, ताकि क्या है, हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज ना बनाए। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर क्या करती है, डिफरेंशिएट कर पाती है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो बात करी वो हम लोगों ने बात करी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. यानी क्या बोल रहा है, लेट से कोई होस्ट है, जब भी वो किसी एंटीजन से एक्सपोज होगा, ठीक है, अब वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या फिर कोई डेड माइक्रोब भी हो सकता है या कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम पे वो एनकाउंटर हुआ और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई तो वो इम्यूनिटी कौन सी होती है, दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है एंड उसको क्या है ना, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity। यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू कुछ माइक्रोब्स को क्या कर दें, इम्यूनाइजेशन के दौरान हम लोग जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं बेसिकली उनको अगर हम लोग क्या कर दें, इंड्यूस कर दें वहां पर, तो वहां पे क्या हो सकता है ना, एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, that is known as passive immunity। यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज यानी इंजेक्शंस के फॉर्म में या फिर टेबलेट्स के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एंटीबॉडीज दे रहे हैं हमारी बॉडी को, किस लिए दे रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्टेड रहे। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। Do you know why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? The yellowish color fluid colostrum, ठीक है, yellowish color fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through their through the placenta during pregnancy. These are example of passive immunity। यानी कि बेसिकली क्या है, जब भी एक बेबी बर्थ लेता है तो उसको कुछ टाइम तक बोला जाता है ना कि मदर ही फीड करे, है ना, वो मदर फीड पे ही रहता है। तो क्या होता है बेसिकली, जो मदर्स मिल्क होता है ना, जो लैक्टेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, इट हैज कोलोस्ट्रम। ठीक है, अभी जो कोलोस्ट्रम होता है ना, इसके अंदर आईजीए जो होती है, आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली क्या करती है, इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आईजीए है ये उस इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, बट वो किसके थ्रू गई उसके अंदर, वो मदर के थ्रू गई। तो उस केस में इसको इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट सब टॉपिक इज योर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system.
In vaccination, a pair of antigenic proteins of pathogen or inactivated or weakened pathogen are introduced into the body. ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन होता है या फिर वैक्सीनेशन जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है ना, कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना पैथोजेंस के, या फिर हम लोग बोले कि इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस के वैक्सीन के केस में, वो हम लोग क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो होगा क्या, अभी जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी इन एंटीजेंस के अगेंस्ट, ठीक है, क्या हुआ, हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स को क्या करा, हम लोगों ने हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी वो क्या करेगी, पैथोजेनिक एजेंट्स को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो बेसिकली जो पैथोजन एजेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। ठीक है, अभी जो हमारे वैक्सीन होते हैं ना वो भी मेमोरी जनरेट करते हैं, और जो B और T सेल्स होते हैं जो पैथोजन को बहुत क्विकली क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पे, यानी जब बार बार एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, जो वो इन्वेडर्स होते हैं ना उनको, उनके साथ में किस तरीके से फाइट करते हैं, वहां पर मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करके, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उनसे फाइट करते हैं। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, such as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin। अब एंटीटॉक्सिन क्या है, इट इज अ प्रिपरेशन containing antibodies to the toxin। ठीक है, even in case of snake bites, the injection which is given to the patient contained preformed antibodies against the snake venom। This type of immunization is known as passive immunization। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, होगा क्या, लेट्स से हम लोगों को या फिर किसी पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग को कोई ऐसा डिजीज हो गया जिसके अगेंस्ट उसको तुरंत एंटीबॉडीज चाहिए, तो अभी क्या है ना, उसको अगर वो खुद एंटीबॉडीज बनाएगा तो वो टाइम लग जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वैक्सीन के थ्रू वहां पर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम लोग वैक्सीन के थ्रू वहां पर इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं जब वो इंजेक्ट हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, वहां पर वो क्या करता है, तुरंत उस इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। इसीलिए इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर बेसिकली क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली कुछ एंटीजेनिक पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जिनके जिनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी और उनकी वजह से पैथोजेनिक एजेंट्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। बट इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज जो है ना, जो तुरंत हार्म पहुंचा सकता है, तो उस केस में क्या है, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, तो हम लोग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही क्या कर देते हैं, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, और बेसिकली एंटीटॉक्सिन क्या होता है, एंटीटॉक्सिन इज अ प्रिपरेशन जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती है उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के अगेंस्ट। नाउ recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast। Vaccine produced during this approach allow large-scale production and hence greater availability for immunization। Example, hepatitis B vaccine produced from yeast। यानी कि बेसिकली क्या है ना, जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई है उसके बाद में क्या है, जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स है बेसिकली ना, जो हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट और स्टडी हो गया है। ठीक है, और वहां पर क्या हो पा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज स्केल पे हो पा रहा है और कम टाइम में हो पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की या फिर जो इम्यूनाइजेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो एक ग्रेटर एक्सटेंट के ऊपर बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, इससे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली क्या है ना, बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट
एलर्जीज, ठीक है। When you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reasons, and when you went away your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen or mites, which are different in different places. देखो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, हम लोग लेट से किसी भी डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर गए है ना, या कई बार आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग जैसे ही नए एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो उनको ना बहुत सारी छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। दे स्टार्ट स्नीजिंग कंटिन्यूअसली, है ना, बार बार वो छींक रहे होते हैं। तो बेसिकली क्यों होता है ना, हमारी बॉडी इज एलर्जिक टू सम पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। तो वही बेसिकली क्या है ना, वो एलर्जी की वजह से ही हम लोगों के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. ठीक है। The substance to which such an immune response is produced are known as allergens. ठीक है। The antibodies produced are of IgE type. ठीक है। Common examples क्या क्या है, mites in dust, pollen, animal dander, etc. ठीक है। Symptoms क्या क्या होते हैं, symptoms are sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing. ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, आप मान लो कि किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर गए और वहां पर क्या है ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटीजन वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए जो है ना सुटेबल नहीं है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर बेसिकली, या उस पर्टिकुलर इंसान को वहां पर उसकी प्रेजेंस होने की वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है ना, हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स पैदा करना स्टार्ट कर देती है। अब उसके लिए क्या है, दैट इज एन एंटीजन, है ना, एक फॉरेन बॉडी अगर है तो वो तो एंटीजन ही हो गई ना। तो अगर हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है ना, हमारे एनवायरनमेंट में जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी, ठीक है। और जिन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट ये इम्यून जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उनको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। कौन से टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, IgE टाइप। एंड कॉमन एग्जांपल क्या क्या होते हैं, माइट्स इन डस्ट, पॉलन्स, एनिमल डैंडर एटसेट्रा। और सिम्टम्स क्या क्या है, स्नीजिंग, छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आंखों में पानी आ जाएगा, ठीक है, आपकी नाक बहनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. ठीक है, यानी कि जो एलर्जी हो रही है बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वहां पर कुछ केमिकल्स सच एज हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन मास्ट सेल से रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को कॉज ऑफ एलर्जी पता करनी है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ इंजेक्शंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कुछ टेस्ट के थ्रू हम लोग पता करते हैं। उन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो पॉसिबल एलर्जेंस होते हैं ना उनके कुछ कुछ डोज हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान को देते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होगा, वो पर्टिकुलर डोज देने से इंसान की बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन पैदा हुआ, मीन्स इसको इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, ठीक है। यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है। यानी कि जिस इंसान को भी एलर्जी हो गई है, अगर उनको हम लोग एंटीहिस्टामिन दे, एड्रेनालिन दे और स्टेरॉइड्स दें, तो उस केस में क्या हो जाता है, एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं, ठीक है। और आजकल तो बेसिकली क्या है ना, आजकल के जो लाइफस्टाइल के अंदर है, इम्यूनिटी धीरे 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 करके हमारी बहुत स्लो होती जा रही है, ठीक है, एंड वी आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से और हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। इसलिए वी नीड टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, है ना, वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है। तो वो चीज भी होनी जरूरी है। हमारे आसपास ज्यादा पॉल्यूशन अगर होगा तो उस केस में भी हम लोगों को एलर्जीज की काफी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की भी आजकल काफी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, memory based acquired immunity involved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism from self cells, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर इवॉल्व होती है, किसकी वजह से होती है बेसिकली, हमारी जो बॉडी है ना, उसने क्या किया, अगर एक बारी किसी भी एंटीजन किसी भी पैथोजन से एनकाउंटर किया, तो वो बेसिकली क्या करेगी, वहां पर उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट
कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए क्या होगी, कैपेबल होगी, ठीक है। तो वो जो इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ना, जो क्या कर सकती है हमारे सेल्स के अंदर या जो हमारे नॉन सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट कर पाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Example क्या क्या दिए हुए हैं, rheumatoid arthritis which affect many people in our society is an autoimmune disease. अब वो क्या बोल रहा है, देखो इतनी बात हम लोगों ने कर ली कि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है बेसिकली, अभी हम लोग इसके बारे में अगर ज्यादा नहीं भी समझ पाए, दो चीजें बहुत ही कॉमन है ना। फर्स्ट है जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और सेकंड चीज क्या है, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी क्या करती है ना, अपने ही सेल्स को भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्या करती है वो सेल्स को ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी को डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाना वो स्टार्ट कर देगी। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। व्हेन आवर बॉडी अटैक्स सेल्स, ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द immune system in our body. The human immune system consists of lymphoid organ, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. ठीक है, यानी हमारा जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। Immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and remembers them. ये हम already discuss कर चुके हैं। The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune disease, and organ transplantation. That also we have already discussed. Now, lymphoid organs क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे lymphoid organs क्या होते हैं। These are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. यानी कि वो organs जहां पर लिम्फोसाइट्स या तो ओरिजिनेट होते हैं या फिर मेच्योर होते हैं और डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, यानी कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes, यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो immature lymphocytes होते हैं वो एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। After maturation, the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, bare patches of small intestine and appendix. अब क्या हुआ, जब ये डिफरेंशिएट हो गए है ना, मेच्योर हो गए, तो उसमें क्या हो, उसके बाद ये क्या हो गए, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास जाएंगे, जो कौन कौन से होते हैं, स्प्लीन, lymph node, tonsils, pairs, patches of small intestine as well as appendix. Secondary lymphoid organ provide the site for interaction of lymphocytes with the antigens, which then proliferate to become effector cells. ठीक है, यानी कि होगा क्या है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, ये साइट्स प्रोवाइड कर देते हैं लिम्फोसाइट्स को फॉर द इंटरेक्शन। किसके साथ में इंटरेक्शन, एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड कर देते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, खुद को प्रोलिफरेट करते हैं और वहां पर क्या बना लेते हैं, इफेक्टर सेल्स, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है बेसिकली, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, ये थाइमस हमारा प्रेजेंट है एंड दीज आर द lymphatic vessels. Now, the bone marrow is the main lymphoid organ. The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. ठीक है, यानी कि जो बोन मैरो होता है उसी के अंदर क्या होता है बेसिकली, all the blood cells including lymphocytes are produced. Thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. ठीक है, ये जो थाइमस हमारा होता है, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन जिसमें लोब्स प्रेजेंट होती है, ये हमारे हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है और ब्रेस्टबोन के बीनीथ प्रेजेंट होता है। Thymus is quite large at the time of birth, but keeps reducing its size with age, and by the time puberty is attained,
इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो थाइमस बहुत बड़े साइज का होता है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका साइज कम होता रहता है, एंड बाय प्यूबर्टी वो बहुत ही छोटा हो जाता है। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. यानी कि जो bone marrow और thymus होते हैं, they provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. वो T lymphocytes की development और maturation के लिए basically क्या करते हैं? Environment provide करते हैं, यानी कि उसको कुछ suitable conditions provide करते हैं। Spleen is a large bean-shaped organ. अब spleen क्या है? It is a bean-shaped organ. It contains lymphocyte and phagocytes. ठीक है? स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, इट कंटेन्स lymphocytes और phagocytes. It act as a filter of blood by trapping blood-borne microorganism. यानी कि वो क्या करता है? It act as a filter of blood. ब्लड के फिल्टर की तरह वो काम करता है और blood-borne microorganisms को क्या करता है? वो ट्रैप करता है। स्प्लीन के पास में क्या होता है? इट हैज एन लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नीट के अंदर पहले भी पूछे गए हैं, तो सीयूईटी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। Lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or antigens which happen to get the lymph and tissue fluid. ठीक है, अभी जो lymph nodes होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? उन microorganisms या एंटीजन को ट्रैप करते हैं जो बेसिकली क्या कर सकते हैं? हमारे lymph या फिर टिश्यू फ्लूइड को क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? उनके अंदर एंटर कर सकते हैं। Antigen trap in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. यानी कि जो lymph nodes के अंदर एंटीजन ट्रैप होती है वो क्या करते हैं? lymphocytes की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और वही क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करने में हेल्पफुल होते हैं। There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. यानी कि एक lymphoid tissue जो है ना वो हमारी lining of major tracts के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी लाइनिंग्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल के ऊपर, कॉल्ड द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो माल्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इम्यूनिटी। इस पूरे टॉपिक के को हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग एड्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड साथ में हम लोग आपका कैंसर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। So this was all about today's lecture. If you are new to our channel, just subscribe to our channel, share the video with your friends, and keep learning.